आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये बुक सेकंड है जिसमें हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। इसमें हम एनुअल एग्ज़ाम को रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विद पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं लेसन इसमें 1 है, शीत युद्ध का दौर। इसमें हम बात करते हैं हमारे अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसमें बात करें तो हम मोस्टली इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। एक 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन 5 मार्क्स में से इसमें क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य लक्षण और विशेषताएं बताएं। तो कोल्ड वॉर की मुख्य लक्षण और विशेषताएं आपने इसमें बतानी है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है शीत युद्ध के मुख्य कारण, कोल्ड वॉर होने के मुख्य कारण क्या थे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दो ध्रुवीय विश्व के विकास के कारणों को लिखिए। इसमें हम देखते हैं कि जो यूएसए और यूएसएसआर दो पावर ग्रुप बन के उभरे थे, उनके क्या कारण थे, इस बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, या मैं दूसरी तरह से कहूँ गुट निरपेक्ष आंदोलन और उसमें भारत और भारत ने क्या किया। इसके बारे में आप सभी प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर याद करके जाएं, क्योंकि ये प्रश्न आपको 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। ये 100% आपको मिलेगा, 100% गारंटी आपको मैं दे रहा हूँ। ये प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको ज़रूर याद करके जाना है। गुट निरपेक्षता के बारे में और गुट निरपेक्षता प्लस भारत के बारे में ज़रूर याद करके जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं हम शीत युद्ध में भारत की क्या प्रतिक्रिया रही। गुट निरपेक्षता की नीति ने भारत को किस प्रकार से अपने लाभ के लिए उसने हित साधन का काम किया, कैसे, ये हमें बताना है कि गुट निरपेक्षता की नीति ने भारत का किस प्रकार से लाभ किया, इस बारे में हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है गुट निरपेक्षता के स्वरूप का वर्णन कीजिए। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता अपनाने के मुख्य कारण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता को अपनाने के मुख्य कारण क्या थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, ये हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आएंगे। शीत युद्ध के 4 परिणाम लिखें। शीत युद्ध के जो रिजल्ट रहे वो क्या रहे। नए शीत युद्ध का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। नया शीत युद्ध एक नई टर्म है, नए शीत युद्ध को हम विश्व राजनीति पर नए प्रभाव देख सकते हैं। देतांत से आप क्या समझते हैं, 3 मार्क्स में आप इसको एक्सपेक्ट करते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देतांत के बारे में मिलेगा। नेक्स्ट है नए शीत युद्ध और पुराने शीत युद्ध में 3 अंतर बताएं। ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार एग्जाम में। नेक्स्ट है बार्डुंग सम्मेलन का संक्षिप्त में वर्णन करें। बार्डुंग सम्मेलन के बारे में आपने बताना है, 3 मार्क्स में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा बेलग्रेड सम्मेलन, इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। क्यूबा मिसाइल संकट से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नाटो संगठन की किन्हीं 4 उद्देश्यों का वर्णन करें। इस बार मैं इसको एक्सपेक्ट करता हूँ आपके एग्जाम में होगा, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के युद्ध में नाटो की भूमिका क्या है, ये आजकल नई खबर में जो बात है, न्यूज़ में जो बात है, उसके बारे में ये मुझे लगता है ज़रूर आपको वहाँ मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है उपनिवेशवाद के अर्थ की व्याख्या करें। ये हमें एक तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उपनिवेशवाद या नए उपनिवेशवाद, न्यू कॉलोनियलिज्म या नए उपनिवेशवाद की व्याख्या करें। ये एक प्रश्न इसमें बनता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत ये हमारा सेकंड लेसन है। इसमें हम देखते हैं कि किन कारणों से मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है शॉक थेरेपी क्या है। क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बढ़िया तरीका था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शॉक थेरेपी। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आप देखेंगे तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर होने चाहिए। भारत रूस संबंधों पर एक नोट लिखें। सोवियत संघ के टूटने के क्या कारण थे। 1991 में सोवियत संघ जब विघटन हुआ तो उसके मुख्य कारण क्या थे। मैं इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ और 5 मार्क्स में आपको ये मिलना चाहिए। हम नेक्स्ट देखते हैं दो ध्रुवीयता के लाभ और हानि। जो बाइपोलर सिस्टम है उसके लाभ और हानि आपने बतानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं दो ध्रुवीय व्यवस्था की समाप्ति के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारण। दो ध्रुवीय सिस्टम जब समाप्त हुआ तो उसके 4 कारण हमने बताने हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में आपको ये मिलेगा। दो ध्रुवीय विश्व के विकास के कारण क्या थे। अब देखें भाई, इसमें नेक्स्ट आ जाता है सोवियत प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं। सोवियत प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं बतानी है। सोवियत संघ में जो बेसिकली आपको ये सोवियत संघ
की 4 विशेषताएं बतानी है। इसके बाद शॉक थेरेपी के अंतर्गत किए गए किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन करें। शॉक थेरेपी के 4 कारण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। शॉक थेरेपी और इसके कोई 4 कारण और इसके अंदर 4 कार्य क्या किए गए थे। नेक्स्ट हमारा लेसन बनता है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेजेमनी, जो यूएसए की हेजेमनी है, उसको हम किस तरह से समझते हैं। तो इसमें से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में होना चाहिए। एक ध्रुवीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य कारण बताएं। ये आप निबंधात्मक में देख सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप में आपको मिल सकता है। एक ध्रुवीय व्यवस्था के लाभ लिखें, एक ध्रुवीय व्यवस्था की हानियाँ लिखें। ये प्रश्न आप 3 मार्क्स में। प्रथम खाड़ी युद्ध जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 3 मार्क्स में आ जाना चाहिए। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला क्यों किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ जाना चाहिए। अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में उत्पन्न किन्हीं 4 चुनौतियों का वर्णन करें, 3 मार्क्स में आपके पास ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसके साथ 2-3 तरह के ऑपरेशंस और थे, उनको भी आप अपने जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, अभ्यास के प्रश्न हैं, उनमें आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसको करना चाहिए। सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व के संक्षेप में व्याख्या करें। और देखिए ये 3 तरह के हैं, एक सैन्य शक्ति के रूप में, एक ढांचागत शक्ति के रूप में और एक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में। अगर ये तीनों आपको एक ही प्रश्न में मिलते हैं तो वो 5 मार्क्स का प्रश्न होगा। अगर आपको ये तीनों अलग अलग मिलते हैं तो वो 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। तो आपको ये याद करने हैं तीनों क्वेश्चन। अगर आप तीनों क्वेश्चन याद करते हैं तो आप इसमें 6 मार्क्स भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और 3 मार्क्स भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो इसको जरूर देखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है बैंड वैगन की राजनीति। ये भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे देतांत मैंने बताया था। ये 3 क्वेश्चन आप देखेंगे, देतांत, बैंड वैगन और एक आपका था शॉक थेरेपी। इनमें से 2 प्रश्न आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में मिलने चाहिए। 3 मार्क्स में आपको ये 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं भारत अमेरिका के बीच तनाव के कोई 4 कारण लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा लेसन आ जाता है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हम देखते हैं क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य बताएं। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपके लिए एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ मोस्टली। तो हम देखते हैं कि क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य क्या थे, किन बातों को लेकर क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें लिखें और आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ क्या क्या हैं और उनके उद्देश्य क्या हैं, ये आप जरूर लिखें। भारत और चीन के बीच विवाद की पहचान करें, भाई झगड़ा भारत और चीन के बीच क्यों है, इस बारे में हमें बताना है और उनको सुलझाने के लिए क्या सुझाव आप दे सकते हैं वो भी बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूरोपीय संघ की रचना और विस्तार की व्याख्या करें। तो ये ज़रूरी है आपके लिए, ये आप ज़रूर पढ़ के जाएं। आसियान से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य बताएं, 3 मार्क्स में आ सकता है। आसियान में भारत की भूमिका 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखें भाई अमेरिका के मुकाबले में सत्ता के किन्हीं 4 विकल्पों की बात बताएं। अमेरिका को चैलेंज करने वाले, इस तरह से भी पूछा जा सकता है प्रश्न, अमेरिका को चैलेंज करने के लिए कौन कौन सी 4 संस्थाएँ ऐसी हैं उनके बारे में बताएं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हमारी अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास हम समय रहते इस तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस पहुंचाते रहें, आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं समकालीन दक्षिण एशिया। आज के समय में साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया के बारे में हम इस लेसन में जानते हैं। पहला क्वेश्चन है पाकिस्तान के लोकतंत्र में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, पाकिस्तान में लोकतंत्र कामयाब क्यों नहीं हो पाता, उसकी कारण हमने बताने हैं। नेपाल के लोगों ने लोकतंत्र बहाल करने के लिए क्या क्या कदम उठाए या कैसे उसको सफल बनाया। नेक्स्ट प्रश्न बनता है श्रीलंका में जातीय संघर्ष पर एक नोट लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर आपको देखना चाहिए। ये 10th में भी आ जाता है और ये हमारे 12th में भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में सार्क की भूमिका, सार्क के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सार्क के बारे में आप जरूर याद करके जाएं, देख के जाएं। 5 मार्क्स में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, नहीं तो 3 मार्क्स में तो 100% आप सार्क के बारे में एक क्वेश्चन देखेंगे ही देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सार्क की सफलता के सुझाव दीजिए। भारत और श्रीलंका के बीच आपसी सहयोग के बारे में आपने बताना है। भारत पाकिस्तान के बीच मुख्य विवादों का वर्णन करते हुए उनमें संबंधों में सुधार हेतु सुझाव दीजिए।
तो ये आप 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध क्या क्या विवाद के मुद्दे हैं, और भारत और नेपाल के बीच विवाद के मुद्दे क्या क्या हैं, और इनमें सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए बेसिकली यहाँ पर भारत श्रीलंका की बात करी, भारत पाकिस्तान की बात करी, भारत बांग्लादेश की बात करी, भारत और नेपाल की बात करी। इन सभी में से एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेगा, जरूर मिलेगा, या 2 मार्क्स में मिले या 3 मार्क्स में मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्क से आप क्या समझते हैं, इसके लक्ष्य और सिद्धांत बताएं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सार्क की महत्वपूर्ण गतिविधियां क्या रही हैं, उनमें भारत की क्या भूमिका रही है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आपके पास आ सकता है। दक्षिण एशियाई अधिमान व्यापार व्यवस्था क्या है, साफ्टा, जिसको हम साफ्टा भी कह देते हैं, उसके बारे में आपने एक नोट लिखना है। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सार्क देशों के सम्मुख उपस्थित किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 मार्क्स में। शिमला समझौता पर एक नोट लिखें, 3 मार्क्स में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इसमें हम बेसिकली यूएनओ की बात करते हैं, यूएनओ की बात करते हैं। तो इससे यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको जरूर होना चाहिए, नहीं तो 3 मार्क्स का तो यहाँ पर 100% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। विश्व राजनीति में उभरते हुए नए अंतर्राष्ट्रीय पात्रों की व्याख्या करें। तो नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांत बताएं। 3 मार्क्स में इसको एक्सपेक्ट करते हैं, कभी कभी 5 मार्क्स में भी ये प्रश्न आ जाता है। आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, उनकी रचना और उनके मुख्य कार्य बताएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये पूरा प्रश्न एक जगह याद कर सकते हैं तो ये आपको 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 2 मार्क्स में काम आएगा। तो ये ज़रूर आप देखें। इसके साथ साथ इस बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके हमारे लिंक पे जा सकते हैं। एक पूरा वीडियो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बहुत अच्छा हमने बनाया हुआ है, आप वहाँ से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का वर्णन करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के 4 कार्य लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर एक टिप्पणी लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल जाना चाहिए आपको। और नेक्स्ट है, यूनेस्को पर एक नोट लिखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनेस्को पर नोट 2 नंबर में भी आ सकता है, आपके 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की दृष्टि से भारत के योगदान की चर्चा करें। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या काम किए, वो हम इसमें देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता के कोई 4 कारण लिखें। ये इंपॉर्टेंट, बहुत लोग उसकी सफलता के ही कारण पूछते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन पेपर में आपसे असफलता के भी कारण पूछे जा सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ उतना कामयाब क्यों नहीं हुआ जितना इससे एक्सपेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं, विश्व बैंक के कोई 4 कार्य, 3 मार्क्स में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन राइट वॉच के विषय में आप क्या जानते हैं, 3 मार्क्स में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों आवश्यक है, कारण बताएं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आज के संदर्भ में करंट अफेयर में भी ये प्रश्न है, तो ये प्रश्न मैं आपके क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप बुक 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप वहां पर बुक 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, उसमें आप जाके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बुक 1 से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा लेसन आ जाता है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण के बारे में यहाँ से 5 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है, इसमें कौन कौन से घटक हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियाँ क्या हुई, इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला, वैश्वीकरण ने भारत को किस प्रकार से प्रभावित किया, इस बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया तथा भारत के वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया। वैश्वीकरण ने भारत को और भारत ने वैश्वीकरण को किस तरह से प्रभावित किया, ये हमें इसमें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वैश्वीकरण के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं। वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपसे 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में 4-4 तर्क दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का अर्थ बताएं। भारत द्वारा भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की नीति के मुख्य लाभ क्या हुए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, जरूर याद करके जाएं। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के प्रति भारत
की प्रतिक्रिया स्वरूप उठाए गए किन्हीं 4 कदमों का वर्णन करें। वैश्वीकरण के विरोधी आंदोलन कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमने उसके लाभ और फायदे ही देखे, तो वैश्वीकरण का विरोध भी किया जाता है, तो इसके लिए आप जरूर याद करके जाएं कौन कौन से आंदोलन इसके विरोध में शुरू किए गए। वैश्वीकरण के कोई 4 महत्वपूर्ण अंग लिखें। और इसके बाद है वैश्वीकरण की प्रक्रिया से भारत को प्राप्त होने वाले कोई 4 लाभ और वैश्वीकरण की प्रक्रिया से भारत को प्राप्त होने वाली कोई 4 हानियाँ। भारत को 4 हानियाँ लिखनी है और हमें 4 लाभ लिखने, ये जरूर आप इसमें देख के जाएं। नेक्स्ट हमारे साथ बने रहे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू।